नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करूंगा 29 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की सीरीज जो है उसको आज 1 महीना पूरा हो गया है। हमने पिछले महीने 30 मार्च से इस सीरीज को शुरू किया था और आज 29 अप्रैल को इसका 1 महीना पूरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हम अपने जो न्यूज़ होती है उसमें अगर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो उसके बारे में हल्की सी एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो मैंने अपनी इस वीडियो में जितने भी इंस्टीट्यूशंस का नाम आया है उन्हें अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। आज के हमारे वीडियो में ICMR, ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, EPFO, UIDAI और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे संस्थानों का नाम आया है। उसके बारे में मैंने जो जानकारी है उसको हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। हमारे देश में इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या जो है बढ़कर 29,974 हो गई है। 7,026 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 937 लोगों की इससे अब तक डेथ हो चुकी है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि पिछले 28 दिनों में 17 जिलों में किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और अगर कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड देश हैं 20, उन 20 देशों से भारत की अगर कंपैरिजन की जाए तो पता लगता है कि हमारे यहाँ उन देशों के मुकाबले 1/84 जो केसेज हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो जो सबसे टॉप मोस्टली अफेक्टेड जो कंट्री हैं 20, उन 20 देशों के मुकाबले भारत में जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो 1/84 है। हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से 300 जिले बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। उसके अलावा 3 जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत कम मामले हैं और 129 जिले जो हैं उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है और सरकार इन जिलों पर विशेष फोकस कर रही है। पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई नया मरीज सामने नहीं आया, जबकि 47 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिन से इस वायरस के इन्फेक्शन की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पिछले 14 दिन से जो इन्फेक्शन की जो दुगना होने की जो टाइम थी वो 8.5 दिन थी और पिछले 7 दिनों में ये टाइम बढ़कर 10 दिन हो गया है। तो इसके मरीजों को डबल होने में अब 10 दिन लग रहे हैं, पहले 8.5 दिन लग रहे थे। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और RT-PCR, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, उन टेस्ट किट को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके काम की सराहना की और बताया कि उसने अपनी जांच जो क्षमता है उसको बढ़ाया है। बात करते हैं हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनके बारे में। नोवल कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं हमारी, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 की जो मौजूदा चुनौती है उसके मद्देनज़र मल्टीलेटरल सिस्टम्स में सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास और जो वृद्धि है, डेवलपमेंट और ग्रोथ, उसको ग्लोबल एजेंडा के केंद्र में लाने पर की ज़रूरत है। उस पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष एक गंभीर जोखिम उत्पन्न किया है और इसके साथ ही यह ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाल रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स में बाधा के जरिए जो प्रोडक्शन है उस पर भी बुरा असर पड़ा है और दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाने के चलते एम्प्लॉयमेंट और जो लाइवलीहुड है उसका नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए और लोगों की लाइवलीहुड को सुनिश्चित करने के लिए खासतौर से जो हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सहायता उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनके महत्व को एक्सेप्ट करना चाहिए और ब्रिक्स देशों को ऐसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने दक्षिण एशिया में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयासों और सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड उसके गठन की भी जानकारी दी। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीका के अनेक देशों सहित लगभग 85 कंट्रीज को अनुदान के आधार पर दवाई उपलब्ध करा रहा है और उन्होंने जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनको इस बैठक को बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब के ऋण की जो है वो मंजूरी दी है। ये जो ऋण जो होगा ये कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा जैसी तात्कालिक ज़रूरतों के मद्देनज़र ये ऋण दिया जा रहा है। बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति उनसे बात की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बारे में बात की। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि समुद्री क्षेत्र के निकट पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और इंडोनेशिया के बीच में निकट सहयोग इस संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया के हमारे राष्ट्रपति इंडोनेशिया के,
उन्होंने भारत से भेजी गई दवाओं और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए भारत का धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के यहाँ मौजूद अपने नागरिकों के मुद्दे पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश इस मामले में हर संभव सहयोग करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि देशों का कोऑपरेशन आपस में बढ़ रहा है। बात करते हैं EPFO की। हमारा जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने करीब 13 लाख जो क्लेम्स हैं उनको सेटल किया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत 7 लाख से अधिक कोविड-19 के जो क्लेम्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके तहत 4,684 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 2,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको तत्काल कार्रवाई करके राज्यों की जो सीमाओं में फंसे जो आवश्यक वस्तु के ट्रक और अन्य मालवाहक जो वाहन हैं उनका आवागमन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रक जो चालक हैं और क्लीनर जो हैं उनको सुरक्षित दूरी, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए। और ये बताया कि जो मंत्रालय है ये परिवहन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। बात करते हैं गेहूं की कटाई के बारे में। लॉकडाउन के बीच पूरे देश में गेहूं की कटाई का काम तेजी से हो रहा है। किसान और खेतिहर जो मजदूर हैं वो फसल की कटाई और छटाई से संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका पालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 98% से ज़्यादा गेहूं की फसल कट चुकी है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित बहुत सारे राज्यों में 90% फसल कटाई होने की सूचना है। इसी बीच देश में गेहूं की जो खरीद करने का जो काम है वो भी तेजी से हो रहा है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। हमारे जो उपभोक्ता कार्य मंत्रालय है उसने बताया कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल होने की आशा है। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक, उनकी भी रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 1 से 22 अप्रैल की अवधि के दौरान किसानों को 10 लाख टन से ज़्यादा फर्टिलाइजर जो है वो बेचे गए। हमारा जो UIDAI है उसने बताया कि उसने जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनको यह सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। जो CSEs हैं वो इस समय बैंकों के लिए बैंक साथी के रूप में निर्धारित किए गए हैं। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि करीब 20,000 जो सामान्य सेवा केंद्र हैं उनमें नागरिक अब आधार से संबंधित सेवाएं ले सकेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो सामान्य सेवा केंद्र हैं उनमें आधार से जुड़े कार्य शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अब खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आधार अपडेट के लिए 20,000 एक्स्ट्रा सेंटर उपलब्ध होंगे और लोगों को इसके लिए बैंक जो ब्रांचेज है उनमें या जो पोस्ट ऑफिस हैं उनमें चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये भी UIDAI जो हमारा उसने एक अच्छा कदम उठाया ताकि जो CSEs हैं उनको खोला जा सके। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि वो अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की जो मोडेलिटीज है उन पर विचार करें ताकि लॉकडाउन अवधि में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण उसके पैकेट जो है नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस अवसर पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छी इम्यूनिटी हो ताकि वह यह वायरस हमें प्रभावित ना कर सके। अब बात करते हैं कि ये त्रिकुट चूर्ण है क्या। हजारों साल पहले से आयुर्वेद में कई नुस्खे बताए गए हैं और उन्हीं में से एक है त्रिकुट चूर्ण, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काढ़ा। ये काढ़ा जो होता है वो पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनता है और राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है। बात करते हैं UGC की। जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने कोविड-19 के कारण जो पोस्टपोन होने वाली जो परीक्षाएं थी उनकी नई तिथि और नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन है उसके बारे में संभावना है कि वो अगले सप्ताह इसके बारे में गाइडलाइन जारी करेगा। आयोग ने इस संबंध में पहले 2 पैनल बनाए थे जिन्होंने 24 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसमें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो अपने उपकुलपति हैं RC कुहाड़, उनके नेतृत्व में 7 मेंबर का एक दल था। उसके पहले पैनल ने जो नया जो एकेडमिक सेशन होगा उसकी शुरुआत सितंबर में किए जाने की रिकमेंडेशन दी थी। तो अगले हफ्ते UGC घोषणा कर सकता है नए एकेडमिक सेशन के बारे में। बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखकर कहा है कि वे अपने सभी जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनमें
जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोविड-19 के बीच कर्मचारियों को बर्खास्त ना करने और उनका वेतन ना काटने का सुझाव दें, ताकि वे लोग इससे बुरी तरह प्रभावित ना हों। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज है 29 अप्रैल। आज के ही दिन स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट जो है, उनको उनके स्टीम इंजन के लिए पेटेंट मिला था, उनको उसके पेटेंट को एनरोल किया गया था 29 अप्रैल 1769 को, यानी कि 1769 को। उसके अलावा 29 अप्रैल 1997 को जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है वो प्रभावी हुई। ये एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है जो मतलब प्रोडक्शन, जो केमिकल वेपन्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज और यूज को प्रोहिबिट करती है। इसको एडमिनिस्टर करने का काम किया जाता है OPCW, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये एक संस्था है जो कि इस कन्वेंशन यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन को एडमिनिस्टर करती है। इसका मुख्यालय द हेग यानी कि नीदरलैंड्स में है। उसके अलावा आज 29 मार्च अप्रैल को ही 1848 के दिन केरल के अंदर हमारे एक फेमस पेंटर रहे हैं राजा रवि वर्मा, उनका जन्म केरल में हुआ। तो दोस्तों ये थी आज के स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।